हेलो दोस्तों, जील एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 11 विद्युत को पूरी तरीके से इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले आवेश, उसके बाद पढ़ेंगे धारा, विभव, विभवांतर। यह सारी टॉपिकें इसी में देखी जाएगी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश और उसके बाद धारा। तो धारा देखिए क्या होता है। धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। इसका जो है धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। धारा क्या होता है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए I बराबर होता है Q अपान में T। यह जो Q है ये आवेश है और T जो होता है यह समय होता है। और इसको मापा जाता है ए मीटर द्वारा। इसको मापा जाता है ए मीटर द्वारा। यह जो होता है हमेशा ए मीटर जो होता है यह श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। और यह बात करें आवेश की, तो कुल आवेश जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट में कुल समय t में प्रवाहित होती है उसे धारा कहते हैं। ए मीटर में जो होता है वह तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, लेकिन ये परिपथ की बात करें तो ये प्रतीकात्मक विद्युत धारा प्रवाह की पथ। जो परिपथ होता है उसमें जो सेल लगी होती है, सेल में होता है एक धन और दूसरा होता है ऋण। तो इसमें क्या होता है, धारा जो होती है वह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन अगर से इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत गति करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा वह ऋण आयन से धन आयन की ओर चलते हैं। देखिए विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। तो किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। यह घर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होता है, विद्युत प्रेरण के द्वारा उत्पन्न होता है, चालन के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी आवेश उत्पन्न करने की तीन विधियां होती हैं: घर्षण विधि, विद्युत प्रेरण विधि और चालन द्वारा। कुचालक व सुचालक। देखिए विद्युत धारा का चालन नहीं होता है जिस पदार्थ में, उसे कुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे सुचालक पदार्थ कहते हैं। आवेश जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर आवेश की उत्पत्ति होती है। और उदाहरण दूसरा है, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उस पर क्या हो जाता है, आवेश की उत्पत्ति होती है लेकिन ऋणात्मक। अगर से कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर धन आवेश आएगा, लेकिन अगर से एबोनाइट के छड़ पर बिल्ली के खाल से रगड़ेंगे तो उस पर ऋण आवेश आएगा। आवेश के गुण। देखिए एक समान आवेश एक दूसरे को असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। असमान आवेश कहने का मतलब ये होता है कि अगर से एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ये दोनों अलग अलग हैं, यह एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर से वह समान आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक प्लस है, दूसरा भी प्लस ही है, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर ढकेलेंगे पीछे की ओर। और अगर से माइनस माइनस ही है तो भी यह क्या होगा, प्रतिकर्षण ही होगा। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अन्य मात्रक जो होता है मिनी कूलाम, तो 10 के पावर में -3 कूलाम हो जाएगा।
और माइक्रो कूलाम की बात करें तो 10 के पावर में -6 कूलाम हो जाएगा। नैनो कूलाम में होगा 10 के पावर -9 कूलाम। विद्युत उपकरण बल्ब, टीवी, पंखा, ये सभी जो है विद्युत उपकरण है। और विद्युत स्रोत क्या होते हैं? तो सेल होता है, यानी बैटरी। विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। धारा बैटरी के धनात्मक सिरे से बाहर निकलता है और ऋणात्मक की ओर जाता है। धारा बैटरी के ऋणात्मक सिरे से एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यह धारा जो होती है बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रवेश करती है। देखिए, यह मान लेते हैं एक बैटरी है और बैटरी का यह वाला पॉइंट जो है प्लस वाला है और यह वाला पॉइंट मान ले रहे हैं माइनस वाला है। यह किसी परिपथ में जुड़ा है, तो परिपथ में जुड़ा है तो इधर से जो होगी धारा प्रवाहित होगी और इस डायरेक्शन से जाते हुए और यहाँ पर आकर के प्रवेश कर जाएगी। यानी धारा जो होती है वह धनात्मक सिरे से निकल करके ऋणात्मक सिरे तक जाती है। ठीक है, विद्युत धारा किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। और इतनी बड़ी एग्जाम्पल अगर से आपको ना मतलब परिभाषा न समझ में आए तो हम लोग इतने छोटे से में काम चला सकते हैं। आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा के समय, यानी I बराबर हो जाएगा Q अपान में T। और धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, माना किसी बिंदु से Q आवेश T समय में गुजरता है तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो T समय में Ne आवेश उस बिंदु से गुजरेगा। अतः विद्युत धारा बराबर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा N, एक देखिए फार्मूला होता है I बराबर, एक मिनट, Q बराबर होता है एक Ne और I बराबर होता है हम लोग का Q अपान में T। तो अगर से हम लोग इसमें फार्मूला यह रख दें यहाँ पर Q बराबर तो हो जाएगा Ne और अपान में T। तो I बराबर हो जाएगा Ne अपान में T। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है जो अगर से 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एम्पियर, देखिए 1 एम्पियर का परिभाषा क्या देंगे हम लोग? यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। मान लेते हैं हम लोग कोई, यह जो फार्मूला होता है I बराबर Q अपान में T है, तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकंड समय लगता है। तो यह जो होगा धारा जो बहेगी उस परिपथ में वह 1 एम्पियर कहलाएगी। एम्पियर जो हो गया, देखिए धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, और इसको अन्य रूप में भी लिखे तो कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा। और मिली एम्पियर जो होगा तो 10 के पावर में -3 एम्पियर होगा। और माइक्रो एम्पियर की बात करें तो 10 के पावर -6 एम्पियर। और नैनो एम्पियर जो होता है 10 के पावर -9 एम्पियर होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं धारा के प्रवाह की दिशा। तो यह देखिए यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी का जो सिंबल है यही होता है। और इधर से क्या हो रही है, धारा जा रही है इस तरीके से।
धारा प्रवाहित हो रही है, बल्ब से जाएगी, एक टर्मिनल से जाएगी, दूसरे से वापस चली आएगी और फिर पुनः बैटरी के ऋण सिरे तक आ जाएगी। तो यह तो थी जो यह धारा की दिशा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है जस्ट धारा के विपरीत होती है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो धारा की दिशा होती है वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। धारा मापी यंत्र। धारा मापने के लिए धारा मापी यंत्र अमीटर का उपयोग किया जाता है और इसे जो होता है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा इसका आदर्श मान 0 होता है। धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती प्रत्यावर्ती धारा एसी और द्विसरण धारा यानी डीसी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट और इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो धारा आती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। जो देखिए घर में आती है वह ट्रांसफार्मर के द्वारा बड़े बड़े तो वह एसी आती है, लेकिन हम लोग जो बैटरी में होती है वह डीसी होती है। एक उदाहरण देखते हैं, सवाल जो न्यूमेरिकल है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कूलाम की बात करें, Q बराबर हो गया 1 कूलाम जो कि यहाँ लिखा है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अब Q बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं Ne, Q बराबर होता है Ne। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर बोला गया 1 कूलाम आवेश, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ 1 लिखेंगे तो n बराबर हो जाएगा और E की वैल्यू रख देंगे तो 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम हो जाएगा। थोड़ा खिचड़ी बन गया, इसको डिरेज करते फिर से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो था 1 बराबर हो गया था n और E की बात करें तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम था। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यह मल्टीपल में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिए 1 बटा के 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम, ये हो जाएगा n बराबर। ये जो -19 है उसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर +19 और बट्टा में 1.6, यह हो गया n का मान। अगर से हम इसमें भाग लगाएं तो यह जाएगा हम लोग का लगभग 6.25 और 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम में। दूसरा न्यूमेरिकल है, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 600 कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश की जो मात्रा है वह 600 कूलाम है, यानी Q बराबर हम लोग लिख देंगे 600 कूलाम। और समय की बात करें तो T बराबर जो दिया है 5 मिनट दिया है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 में 60 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 300 सेकंड। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग यह जानते हैं कि धारा बराबर होता है Q अपान में T। अब Q का मान है हम लोग का 600 और T की मान है जो वैल्यू वह 300 है सेकंड। अब इससे भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 2 और 2 एम्पियर इसका आंसर बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में 5 मिनट में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया समय जो है वह 5 मिनट है, उसमें 60 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 300 सेकेंड। धारा की बात करें तो यह 0.2 एम्पियर दिया हुआ है और हमको आवेश को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं धारा बराबर होता है आवेश अपान में
समय। तो हम लोग आवेश को इधर रखेंगे, उसको पक्षांतर कर देंगे, तो आवेश बराबर हम लोग का निकल कर आएगा वह धारा गुणे समय। तो यहाँ पर धारा जो रखेंगे यह 0.2 एम्पियर और गुणे 300 से गुणा करा देंगे तो यह आ जाएगा 60 कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग को जो दिया है वैल्यू दिया है क्या, धारा जो है वह 0.5 एम्पियर है और समय 10 मिनट दिया है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड हो जाएगा। और आवेश हम लोग को निकालना है तो ये धारा इंटू समय होगा। अगर से यहाँ पर धारा की बात करें 0.5 है, उसका गुणा कराना है उसमें 600 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 300 कूलाम, इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं विभव और विभवांतर। तो पहले विभव देख लेते हैं, उसके बाद विभवांतर देखेंगे। तो विभव क्या होता है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए कोई एकांक आवेश है, इसको अनंत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र, इसको इसमें लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को विभव कहते हैं। और इसका अगर से इसमें आ गया है आवेश, अब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे तो उसे विभवांतर कहते हैं। तो विभव क्या होता है, अनंत क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं और वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो यह जो विभव बराबर आ जाएगा वह W/Q आएगा, यह फार्मूला होता है। और इसका मात्रक जो होता है वही विभव को विभवांतर को दोनों का सेम ही होता है। तो विभवांतर पहले देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर मात्रक पे। देखिए किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। दो बिंदु ए तथा बी के मध्य का विभवांतर निकालना है। तो क्या हुआ है कि विभवांतर जो होता है वह एक सिरा से दूसरे सिरा तक गया है, ए से बी पे। तो यह क्या करेंगे हम लोग, भी यहाँ का वोल्टेज मान लेते हैं भी ए है और यहाँ का जो है भी बी है, तो इनमें जो अंतर आएगा वही विभवांतर का होगा, विभवांतर कहेंगे उसे। तो यह जो होगा विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा के क्यों। विभव विभवांतर का फार्मूला सेम ही रहेगा और मात्रक भी सेम होगा। इसका जो मात्रक होता है विभव का या विभवांतर का वह होता है वोल्ट, और वोल्ट न लिख करके हम लोग चाहे तो जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। एक वोल्ट का परिभाषा देखिए, अगर से हम लोग यहाँ पर ये जो W है उसको 1 कर दें, यानी 1 मान ले और Q बराबर भी 1 मान ले, तो रिजल्ट में हम लोग का 1 वोल्ट आएगा। यानी इसी को परिभाषा में लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। विभव जो मापा जाता है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाया जाता है, परिपथ में जो होता है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका आदर्श मान अनंत होता है और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एक न्यूमेरिकल है कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के मध्य 5 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर V बराबर दे दिया है 20 वोल्ट और जो Q का मान दे दिया है वह 5 कूलाम है।
तो हम लोगों को किया गया कार्य निकालना है, तो V बराबर होता है W अपान में Q। तो W की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा V इंटू क्यू और ये हो जाएगा W। तो V का मान जो दिया है 20 है और Q का मान जो है 5 है और गुणा करा देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 20 5 100 जूल इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक चालक में होकर 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 3 जूल कार्य व्यय होती है, तो चालक के सिरों के मध्य का विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर Q बराबर दे दिया है 0.5 कूलाम और कार्य जो है 3 जूल का है, तो V निकालना है। तो V बराबर होता है W अपान में Q और यह वैल्यू दिया है 3 और इसका वैल्यू है 0.5 और इससे भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6 वोल्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखिए V बराबर दे दिया है 12 वोल्ट और Q बराबर दिया है 2 कूलाम और W को फाइंड आउट करना है। तो W बराबर होता है V इंटू क्यू और V का मान 12 है और Q का मान 2 है, गुणा करा देंगे तो 24 जूल इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। अब यह जो सवाल है इसमें दिया क्या है कि जो B बराबर है यह 6 वोल्ट दे दिया है और Q का बात करें तो यह 1 कूलाम दिया है, हम लोगों को कार्य निकालना है। तो इसमें भी W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू और इसको जब गुणा करा देंगे तो यह 6 गुणे 1 और गुणा कराने के बाद आ जाएगा 6 जूल। परिवर्तित प्रतिरोध, स्रोत के वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। धारा नियंत्रक, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोधों को नियंत्रित करने के लिए प्रायः एक युक्ति उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ अवयव दिए गए हैं और उनका प्रतीक दिया हुआ है। जो विद्युत सेल होती है उसको दिखाने सिंबल होता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, यह वाला जो होता है बड़ा, लेकिन जो धन आवेश वाला सिरा होता है उसको बड़ा दिखाते हैं और जो माइनस वाला होता है उसको छोटा दिखाते हैं। और बैटरी का समायोजन में जो होता है इसी तरीके से दिखाते हैं। और कुंजी जो होती है, कुंजी जब खुली होती है इस तरीके से तो दिखाते हैं। अगर से कुंजी बंद रहेगी तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा कब प्रवाहित होती है, कुंजी के खुले होने पर या कुंजी के बंद होने पर। तो कुंजी के बंद होने पर धारा प्रवाहित होती है। तार संधि जो होती है, एक तार ऐसे गई है और यहाँ पर कोई अन्य तार जुड़ेगी तो इसे तार संधि के सिंबल बोलते हैं। बिना संधि के तार क्रॉसिंग जो होगा वह इस तरीके से दिखा जाएगा। विद्युत बल्ब का जो सिंबल है वह इस तरीके से होता है और प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वह इस तरीके से होता है। परिवर्तित प्रतिरोध धारा नियंत्रक का जो सिंबल होता है वह कुछ इस तरीके से होता है और ए मीटर जो होता है वह
ए से दिखाया जाता है। एक छोटा सा गोला बनाया जाएगा, उसमें ए लिख दिया जाता है, इसको ए मीटर बोलते हैं। और वोल्ट मीटर की बात करें तो ये छोटे से गोले में भी लिख दिया जाएगा। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ओम्स लॉ। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जितना भी हो सकता है VVI लिख सकते हैं। देखिए, जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में ओम का नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने नियम में अपने बताया था, जो नियम दिए वह कुछ कंडीशन था, उसको सुनिए। इन्होंने जो नियम बताया था वह स्थिर ताप दाब आयतन पे बताया था। कहने का मतलब ये भौतिक अवस्था को फिक्स कर दिया जाए तब। ओम्स नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल आदि स्थिर रहता है तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी है और उसमें प्रवाहित धारा आई है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यह ओम ने बताया था। अब यह जब यह जो यह है सिंबल है अनुक्रमानुपाती का, समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और उसको हम लोग आर बोलते हैं। और आर जो होता है एक नियतांक है और यह जो है प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। आर बराबर अगर से हम लोग निकालें तो आर बराबर हो जाएगा V इंटू आई। V इंटू आई। दुनिया ए मरते उधर खट उधर खट। इसके अनुसार एक सेल बी धारा नियंत्रक RH अमीटर ए तार PQ को वोल्ट मीटर के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। चालक तार के विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते हैं तथा संगत विभवांतर को वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। देखिए, आपको इतना तामझाम लिखेंगे तो बहुत याद करने नहीं हो पाएगा, इस वजह से आप लोग यह फिगर याद रखिए। इसमें क्या होता है, यह बताया जा रहा है कि यह भी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आई के। यानी हम लोग अगर से धारा का मान बढ़ाएंगे तो भी का मान बढ़ेगा, अगर से भी का मान बढ़ाएंगे तो धारा का भी मान बढ़ेगा। तो इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यानी ओम के नियम से विद्युत धारा और विभवांतर का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा प्राप्त होता है। न्यूमेरिकल देखिए, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। तो I बराबर दे दिया है हम लोग का 0.5 एम्पियर और V बराबर दे दिया है 2 वोल्ट। हम लोग को R निकालना है तो R बराबर होता है वह V अपान में I। V का जो मान है वह 2 है और I का मान है 0.5 है। अब यह दशमलव हटाने के लिए हम लोग 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कराएंगे तो ऊपर जो हो जाएगा वह 20 हो जाएगा और नीचे जो होगा वह 5 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा और कटा देंगे तो आ जाएगा 4 और 4 ओम इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर 220 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। फार्मूला सेम ही रहेगा, R बराबर हो जाएगा V अपान में I। अब देखिए यहाँ पर V बराबर दे दिया है 220 वोल्ट और I की बात करें तो यह 0.5 है। अब इसमें भी दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कराएंगे तो यह जो हो जाएगा यह 2200 हो जाएगा और नीचे जो होगा वह 5 हो जाएगा। और इसको जब कटाएंगे तो 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, ये 0, यानी 440 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। एक क्वेश्चन और है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 200 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा। तो देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। देखिए पहले में जो दिया है यह 220 वोल्ट है और प्रतिरोध जो है 1200 है, तो हम लोगों को निकालना है इसमें धारा। तो V बराबर होता है IR। हम लोगों को I निकालना है तो I को इस साइड करेंगे तो हो जाएगा V अपान में R। V की वैल्यू की बात करें तो यह 1200 है और उसमें भाग लगाना है, सॉरी V यह जो है R है, V बराबर है 220 वोल्ट और R की बात करें तो यह 1200 है। अब हम लोग को इसको कटा लेना है तो कटाएंगे, देखिए यहाँ 0 0 खत्म हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे इसको तो यह 11 बार में, इसको कटा लेंगे तो यह 60 बार में। तो अब हम लोग को 11 से 60 में भाग देना है। जब भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 0.18 एम्पियर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा था कि उसमें 220 वोल्ट, एक मिनट, यहाँ पर जो दिया है वह 200 वोल्ट दिया है। तो देखिए V बराबर दे दिया है 200 वोल्ट और यहाँ पर जो प्रतिरोध है R बराबर दे दिया है वह दिया है 100। तो हम लोग को निकालना है धारा, तो धारा बराबर हो जाएगा V अपान में R और V की वैल्यू है 200 और धारा का जो है मान, सॉरी प्रतिरोध का वह 100 है। इससे दोनों जीरो कटा देंगे तो आ जाएगा 2 एम्पियर की धारा बहेगी इसमें। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है, चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। और अगर से हम लोग दूसरा डिफिनीशन बनाए तो R बराबर होता है V अपान में I, या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि विभवांतर तथा धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है यह है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः यदि किसी चालक का प्रतिरोध कम होता है तो उसकी चालकता अधिक होती है। यानी अगर से किसी भी चालक का प्रतिरोध कम होगा तो धारा तेजी से बहेगी, यानी अधिक होगा चालकता उसका। प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपात समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये जो प्रतिरोध होता है वह प्रोपोर्शनल होता है यल के। अगर से हम लोग यल यानी तार का मान लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का भी वैल्यू बढ़ेगा।
यहाँ पर उन दोनों का ग्राफ दे दिया, प्रतिरोध और चालक तार की लंबाई का, तो इसमें भी एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दूसरा जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल पे भी, तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान कम होता है। अब यही थोड़ा सा लॉजिक से समझे। अगर से मान लीजिए पाइप है, इसमें से पानी बह रहा है, तो इसमें पतली पाइप रहेगी तो पानी थोड़ा सा कठिनाई से यानी प्रेशर से बहेगा। थोड़ी सी भी रुकावट उत्पन्न होगी तो इधर क्या धारा के प्रवाह में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर से यही पाइप थोड़ा मोटी रहे और चौड़ी रहे तो इसमें क्या होगा कि पानी वही सेम रहेगी बहने वाले। तो जब पानी सेम रहेगी तो इसमें से आसानी से फ्लो होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर से हम लोग यह क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो वह धारा जो होगी वह आसानी से बहेगी। जब धारा आसानी से बहेगी तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया है R बराबर, R समानुपाती दिया है 1/A। ये जो है क्षेत्रफल, अगर से हम लोग क्षेत्रफल की बढ़ाएंगे वैल्यू तो R का मान घटेगा। अभी हम लोग एक देखे हैं कि R जो था वह डिपेंड करता है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। और R जो था वह निर्भर करता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। तो इन दोनों समीकरण से देखा जाए तो R जो होगा प्रोपोर्शनल आएगा L/A। और यह जो अनुक्रमानुपाती के सिंबल हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, इसको हम लोग रो से दिखाएं तो हो जाएगा रो L/A। यह जो रो है सिंबल है, यह अनुक्रमानुपाती एक्चुअली नियतांक है और इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है वह ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर होता है। अगर से इसका हम लोग मात्रक का डेराइव करें तो हम लोग यह अभी सिद्ध किए हैं कि R बराबर जो था वह रो L/A। तो रो की वैल्यू निकालने सबको इधर कर देंगे तो R इंटू A हो जाएगा अपान में L। इसका मात्रकार का होता है रो और यह क्षेत्रफल जो है उसका मात्रक है मीटर स्क्वायर और बटा में L लंबाई, इसको भी मीटर से मेजर करेंगे, इस कटा देंगे तो हो जाएगा हम लोग का बस रिजल्ट आएगा ओम मीटर। यह प्रतिरोधकता का मात्रक होगा। इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कुछ धातुएं जैसे चांदी, यह सब क्या होते हैं, ताप बढ़ाने पर, देखिए कुछ धातुएं जैसे चांदी, तांबा, सोना आदि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और कुछ मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीज, कांस्टेंट का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। और कुछ धातुएं जो होते हैं धातुएं जो होती हैं वह सिलिकॉन, जर्मेनियम,
यह जो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। और बाकी सब ये पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रतिरोधों का समायोजन। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन। पहला देख लेते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध नंबर 1 है, इसको R1 है, यह इसका जो है दूसरा, ये पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा है, दूसरा सिरा यह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। तो इस प्रकार से जो समायोजन तैयार होता है इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम समायोजन। मान लेते हैं, माना R1, R2, R3 तथा V1, V2, V3 यह जो समायोजन है, इसमें जो प्रतिरोध है R1, R2 और R3 है और इसमें जो प्रवाहित विभव वह V1 इसमें उत्पन्न हो रहा है और इसमें V2 है और इसमें V3 है। और श्रेणी क्रम समायोजन में जो धारा होती है यह नियत रहती है, यानी यहाँ पर भी I बहेगी और यहाँ पर भी I बहेगा और यहाँ पर भी I, सभी जगह पूरे परिपथ में I धारा ही बहेगी। कुल विभव निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 और ऐसे ही अगर से अन्य भी रहेंगे प्रतिरोध तो उनका भी विभव जोड़ लेंगे तो हम लोग का कुल विभव निकल जाएगा। और ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर होता है IR। यह हम लोग डिराइव करने वाले हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के समायोजन से जो फार्मूला होता है R बराबर होता है, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी फार्मूले को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। देखिए यह V1 बराबर जो हैगा वहाँ पर होगा IR1, क्योंकि सभी में धारा एक ही बहेगी, और V2 बराबर भी हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो समीकरण 1 में जो हम लोग रख देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जो समीकरण 1 यह है इसमें रख देंगे तो हम लोग का आएगा क्या, यह IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और अगर से इसमें से हम लोग I कॉमन ले लें तो IR बराबर होगा, I कॉमन लेने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये I से I कटा देंगे तो हम लोग का जो है यह आ जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यह श्रेणी क्रम समायोजन में जब भी तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो हम लोग यही फार्मूले का यूज करेंगे। RS बोले या फिर सिंगल R बोले, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नेक्स्ट है समांतर क्रम समायोजन। इसमें जो है सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से बंधा होता है। तो देखिए ये प्रतिरोध R1 है या R2 है और R3 है, सबका एक सिरा जो है A बिंदु से बंधा हुआ है तथा दूसरा सिरा एक बिंदु से बंधा हुआ होता है। तो दूसरा सिरा जो है इसका यह वाला है, यह और यह दोनों तीनों जाकर के एक बिंदु B से बंधा हुआ है। यानी इस प्रकार से जो समायोजन होता है इसे बोलते हैं समांतर क्रम समायोजन। और इसमें प्रतिरोध R1, R2 और R3 मान लेते हैं, और जो धारा होगी इसमें देखिए परिपथ में I बह रही तो प्रतिरोधों में जाने के बाद यह बढ़ जाएगा सब में, तो यह हो जाएगा इसमें I1 बहेगा और इसमें I2 और इसमें I3। और जो यह समांतर क्रम समायोजन होता है इसमें विभव समान होता है। और कुल धारा की बात करें तो कुल धारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा
I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम से होता है V बराबर IR। अब इसको पक्षांतर कर देंगे R को, तो यह V अपान में R हो जाएगा I बराबर, देखिए I1 की बात करें तो हम लोग ओम के नियम से लिखेंगे I1 बराबर V अपान में R1। देखिए जो समांतर क्रम होता है इसमें सभी के विभव जो होते हैं वह समान होते हैं, ठीक है। तो इसमें I1 बराबर हो जाएगा V अपान में R1 और I2 बराबर हो जाएगा V अपान में R2 और I3 बराबर हो जाएगा V अपान में R3। और जा करके हम लोग इस वाले फार्मूले में सबको रखेंगे तो आ जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3। और I का अगर से रख दे वैल्यू तो I बराबर लिखेंगे V अपान में R, तो यह निकल करके आ जाएगा V अपान में R बराबर हो जाएगा V अपान में R1 प्लस V अपान में R2 प्लस V अपान में R3। अब सब में से V कॉमन ले लेंगे तो V जब कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा V बटा के R बराबर, जब V कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा V बराबर बचेगा V अपान में R1 प्लस V कॉमन लेना है तो यहाँ पर ये भी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ये बार बार गड़बड़ हो जा रहा है यार। यहाँ देख लेते हैं हम लोग V बाई R बराबर हो जाएगा V जब कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 और प्लस 1 अपान में R3। और यह देखिए V से भी कैंसिल आउट करा देंगे तो हम लोग का ये फार्मूला निकल के आ जाएगा 1 अपान में R बराबर हो जाएगा 1 अपान में R1 प्लस 1 अपान में R2 प्लस 1 अपान में R3। इसी तरीके से अन्य भी जो रहेंगे प्रतिरोध सबको इसी क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। यह दोनों जो फार्मूला है यह 10वीं लेवल पे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं हम लोग जूल का नियम या बोले जूल का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इस तीनों में से कुछ भी पूछे हम लोग का आंसर यही होने वाला है। जूल के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में यदि R प्रतिरोध R में यदि धारा I को T समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो चालक तार गर्म होने लगता है और हीट बराबर आ जाएगा वह I स्क्वायर इंटू RT। और इसको याद रखिएगा, यही हम लोगों को लिखना है जूल के नियम में। अगर से हम लोग इसको डिराइव करें तो यह H बराबर एक आ जाएगा VIT। अब इसको याद करने का ट्रिक है हीट बराबर विट, हीट बराबर विट, VIT विट है। यह इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हम लोगों को दो वैल्यू। पहला है प्रत्येक परिपथ में धारा और दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोधों पर विभवांतर। तो ये देखिए धारा जो होगी यह सब में क्या होगा, समान बहेगी। तो इसको निकाल लेते हैं। देखिए हम लोग श्रेणी क्रम में पहले तुल्य प्रतिरोध निकालें तो यह दो दिया है, ये पहला वाला 2 ओम है और दूसरा वाला 3 ओम है और तीसरा वाला जो है 5 ओम है। और R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। 2 ओम 3 ओम 5 ओम को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 10 ओम, यानी R बराबर जो आ रहा है 10 ओम, ये तुल्य प्रतिरोध है।
चलिए, अब श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे V बराबर देखिए होता है I R। अब I निकालना है तो हम लोग R को पक्षांतर कर देंगे तो R बराबर हो जाएगा V अपान में, सॉरी I बराबर हो जाएगा V अपान में R। और V की वैल्यू जो दिया है वह 10 वोल्ट दिया था, तो 10 ऊपर लिख देंगे और नीचे जो है प्रतिरोध तुल्य की बात करें, तुल्य प्रतिरोध 10 है, इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, इसको ना देखिए। अब दूसरा वाला है प्रत्येक में विभवांतर निकालना है, तो V बराबर होगा IR, तो उसमें V1 निकालना है पहले वाले में, तो यह देखिए धारा सब में एक ही बहेगा, यानी 1 एम्पियर बहेगा सब में। और पहला का जो प्रतिरोध 2 है उसको गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 2 वोल्ट। और दूसरे में जो है धारा 1 एम्पियर ही बहेगा, उसका प्रतिरोध 3 है, इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट। और तीसरे में क्या है कि इसमें जो है 1 एम्पियर धारा बह रही है और इसका प्रतिरोध 5 से गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है देखिए, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र जो यह दिया है इसके अनुसार संयोजित है, ज्ञात करना हम लोगों को परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा क्वेश्चन है परिपथ में प्रवाहित धारा, और तीसरा है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर की परिकल्पना की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो लैंप का प्रतिरोध है वह 20 ओम, यानी जो बल्ब दिया है इसका 20 ओम प्रतिरोध है, इसको R1 मान लें तो 20 ओम है। और यहाँ पर एक अलग से प्रतिरोध है, यह जो है यह 4 ओम का है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका, यहाँ पर जो लैंप था 20 ओम और यह जो चालक है उसमें जो है 4 ओम का प्रतिरोध है, ये दोनों क्या थे श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जो होता है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 4 हो जाएगा 24 ओम। और बैटरी के दोनों दो टर्मिनलों के बीच का कुल विभवांतर जो है 6 वोल्ट है, तो हम लोगों को निकालना है धारा, कुल धारा क्या होगी, तो I बराबर हो जाएगा V अपान में R। तो V की वैल्यू दिया है 6 वोल्ट और जो कुल प्रतिरोध है वह 24 है, इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/के 1 कम 1 6 चौका 24, तो 1/4 रहेगा। अब इसको भाग लाएंगे तो 0.25 एम्पियर आएगा। यह आ गया धारा, और यह धारा सभी जगह एक समान होने वाली है। देखिए यह जो है यहाँ पर I का मान सभी समान बहेगा पूरे परिपथ में, क्योंकि यहाँ पर जो दिया है देखिए पूरे के पूरे समान श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है कि धारा एक समान बहती है पूरे परिपथ में, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसमें हमको विभवांतर निकालना है और इसमें भी विभवांतर निकालना है, तो सबका अलग अलग से निकाल लेते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, V1 जो लैंप का है उसमें प्रतिरोध R है और यह धारा जो होगा 0.25 ही बहेगा, तो गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 5 वोल्ट। और जो चालक तार उसमें निकालना है तो उसमें जो है 4 ओम है और धारा वही सेम रहेगा, 0.2 का गुणा 2.5 गुणा करा देंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा। अगली टॉपिक है विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। तो विद्युत शक्ति बराबर हो जाएगा किया गया कार्य बटा के समय। तो P बराबर, इसे देखिए शक्ति को P से डिनोट करेंगे तो यह आ जाएगा कार्य जो होगा W से और समय T, तो P बराबर आ जाएगा W अपान में T। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो W की बात करें, इसको हम लोग निकालना होगा। तो इसको देखिए, विभव वाला जो फार्मूला होता है, V बराबर होता है W अपान में Q। इसको पक्षांतर कर देंगे तो V Q हो जाएगा यह W का मान। तो W बराबर हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा V Q और बटा में T। तो यह P बराबर एक फार्मूला यह बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी का मान रखेंगे तो एक फार्मूला अलग आएगा, क्यों का मान रखेंगे आई टी। क्यू बराबर देखिए होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। तो जब हम लोग भी यहाँ क्यू के जहाँ आई टी रख देंगे तो हो जाएगा भी इंटू आई टी और बटा में क्या है टी है। तो यह कट जाएगा तो आ जाएगा बस केवल पी बराबर भी आई। तो देखिए इसको जो है सारे फार्मूले हम लोग बारी बारी से निकाल सकते हैं, बस केवल क्या करना है हम लोगों को एक को हटाकर दूसरे की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर यह वाली जो लाइन है इसको याद करने का ट्रिक है, पापा इज वेरी इम्पोर्टेंट। पापा से याद रखेंगे पावर यानी शक्ति, और वेरी से याद रखेंगे विभव विभवांतर, और आई से याद इम्पोर्टेंट से याद रखेंगे आई यानी धारा। तो यह वाला जो फार्मूला है मेन है, याद रखिएगा। और इसी से हम लोग निकाल सकते हैं भी बराबर रख करके आई बराबर रख करके हम लोग ये सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, पी बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। और इसकी देखिए शक्ति के जो मात्रक होता है विद्युत शक्ति का, यह वाट होता है। और इसको अगर से हम लोग और लिखना चाहें तो जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। देखिए शक्ति के अन्य मात्रक, तो 1 किलोवाट बराबर होगा 1000 वाट, और 1 मेगावाट बराबर होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख वाट बोल सकते हैं या 10 के पावर 6 वाट बोल सकते हैं। और एक याद रखिएगा, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अश्व शक्ति जो होता है यह पावर का ही मात्रक होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होगा 746 वाट। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति वह समय के गुणनफल के बराबर होता है, यानी विद्युत ऊर्जा जो होता है विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा बराबर आ जाएगा P इंटू टी। विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा P का पावर का होता है जो वाट होता है, और समय की बात करें तो घंटा ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा वाट घंटा इसका मात्रक। 1 किलोवाट में देखिए व्यवहारिक रूप से इसका किलोवाट घंटा का मात्रक यूनिट होता है। 1 किलोवाट में जो होता है हावर्स में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। न्यूमेरिकल देखते हैं हम इस पर। किसी विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पहले इसमें से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले उसमें जो वैल्यू दिया उसको लिख देते हैं। भी बराबर जो दिया है वह 220 वोल्ट दिया है, और आई का मान जो दिया है यहाँ पर आई बराबर दिया है 0.5 एम्पियर। अब हम लोग सोचेंगे कि इनसे मिल करके शक्ति बराबर कोई फार्मूला होता है, तो हम लोग को याद है कि पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे, तो यह 220 गुणे 0.5 से गुणा कराएंगे तो हम लोग का 110 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 400 वाट अनुमन का कोई रेफ्रिजरेटर 5 घंटे एक दिन चलाया जाता है, और इसमें जो है 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से इसमें 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें रेफ्रिजरेटर में पहले हम लोग यूनिट निकालना होगा। तो यूनिट में क्या होता है, पहले हम लोग यह लिखेंगे कि कितने वाट का है, तो 400 वाट का उसका गुणा कराएंगे,
कितना समय चल रहा है, तो यह 8 घंटे चलता है एक दिन में। और टोटल कितना दिन चला रहे हैं, तो 30 दिन चला रहे हैं। यह लिख करके और उसके बाद हम लोग 30 दिन, बोल रहा है, तो यहाँ पर 30 ही लिखेंगे, यह नहीं रहेगा। और इसमें 1000 से भाग लगाना होता है। यूनिट निकालने के लिए हम लोग 1000 से भाग लगाएंगे। तो यह जो जीरो है, यह 2 जीरो इससे कट जाएगा और 1 जीरो इधर से कट जाएगा, और गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 4 3 चौके 12 और 12 आठे 96, तो 96 यूनिट आ जाएगा। अब एक यूनिट का जो खर्चा है वह 3 रुपया है, तो 96 गुणे कर देंगे 3, जब गुणा करा देंगे तो 288 रुपया इसका मूल्य आ जाएगा एक महीने का। तो 288 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। यहाँ पर भी वही फार्मूला सेम यूज करना है। P बराबर हो जाएगा V इंटू आई। V की बात करें तो 220 और I की बात करें तो यहाँ पर 0.5 है, और गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 110 वाट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।